जय हिंद। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल RS गाइड स्टडी पे। दोस्तों हम अभिषेक कुमार फिर से आज आप लोगों को जो साइंस का ऑब्जेक्टिव है उसी को हम लेकर के आए हैं, ठीक है। ताकि जितना भी साइंस का ऑब्जेक्टिव सेंटअप एग्जाम में पूछे वो आपका क्या हो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यदि आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पिछले वीडियो सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड नहीं देखें तो जा करके मेरे चैनल से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि समानांतर क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों, ठीक है, यानी समानांतर क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधक के जिनके प्रतिरोध R1 और R2 है, ठीक है, तथा तो इसके समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी आपको पता होगा कि प्रतिरोधक का जो समूहन होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ना है कि प्रतिरोधक का जो समूहन होता है कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिरोधक का समूहन दो प्रकार का होता है, आपको पता है। एक क्या होता है, तो एक होता है श्रेणी क्रम, एक क्या होता है श्रेणी क्रम, ठीक है, और दूसरा होता है समानांतर क्रम। दूसरा क्या होता है, समानांतर क्रम होता है, जिसको हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं, तो पावर्स क्रम के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक का समूहन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो श्रेणी क्रम होता है और समानांतर क्रम होता है। समानांतर क्रम का क्या होता है दूसरा नाम, तो पावर्स क्रम भी होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन ने बोला है कि समानांतर क्रम में, ठीक है ना, तो देखिए श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के लिए फार्मूला याद रखिएगा। यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है, ठीक है, यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम को RS से सूचित करते हैं, ठीक है। जितना प्रतिरोध रहेगा सब क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक है, यानी सब को जोड़ दीजिएगा, यही श्रेणी क्रम के लिए हुआ। यदि समानांतर क्रम में रहेगा, ठीक है, समानांतर क्रम में यदि हमको प्रतिरोध दे दिया जाए, असमतुल्य प्रतिरोध पूछे, जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया ना कि R1 और R2 दो प्रतिरोध है, इसका जो पूछ रहा है किस में पूछ रहा है, तो समानांतर क्रम में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समानांतर क्रम में जो होगा, हम समानांतर क्रम के जब प्रतिरोध निकालेंगे तो एक बटा, इसको इंग्लिश में समानांतर के हम लोग पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल सीक्वेंस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसको RP से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे जब किसका, समानांतर क्रम का, तो 1/RP, और जितना प्रतिरोध दिले रहेगा, प्रतिरोध के को दिया है तो दो को प्रतिरोध दिया है, वो दोनों प्रतिरोध को एक ऊपर में लेकर के अब बाकी सबको क्या करना है, जोड़ देना है। ऊपर में एक लीजिएगा, जैसे एक ले लिए, अब पहला प्रतिरोध का मान कितना है, तो R1 है, तो R1 प्लस फिर दूसरा प्रतिरोध कितना है, तो R2, यानी 1/R2। अब इसी प्रकार से जितना प्रतिरोध रहेगा, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए n है, यानी कि यहाँ पे 10, 20, 50 जितना रहेगा सब के समानांतर क्रम कहेगा तो एक बट्टा लेकर के करेंगे। यदि अथी श्रेणी क्रम बोलेगा, ठीक है, सिर्फ श्रेणी क्रम बोलेगा तो श्रेणी क्रम में हम लोग जे प्रतिरोध देगा वो प्रतिरोध के कुछ कहीं जाएंगे तो जोड़ ले चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ने आपको दिया है, कहा कि क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन समझ में आया कि समानांतर क्रम में दो प्रतिरोध कौन कौन है, R1 और R2 है, तो इसके समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो देखिए समतुल्य प्रतिरोध है, ऐसे तो आप प्रतिरोध का अथी समानांतर क्रम का प्रतिरोध का फार्मूला आप ये पढ़ लिए। अब यहाँ ऑप्शन में दे दिया है आपको उल्टा, तो यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, तो सोल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सोल्व करना रहेगा। तो देखिए क्या करिएगा कि 1/RP है, यहाँ पे के को प्रतिरोध दिया है, तो दो को प्रतिरोध दिया है, R1 + R2 हो जाएगा। इसका आपको पता होगा कि इसको हम LCM ले सकते हैं, तो LCM लीजिएगा तो R1 गुना क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, R1 गुना क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, और उसके बाद ऊपर जोड़ दीजिए, तो ऊपर जोड़िएगा तो क्या आएगा, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रहेगा कि R1 प्लस ऊपर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो इस प्रकार के ऑप्शन का आप खोजिए कि बट्टा में जो है, बट्टा में गुना में, यानी दोनों प्रतिरोध बट्टा में गुना में, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी ऑप्शन आपको यहाँ पे B है जो क्या है, सही है, ठीक है ना। ऑप्शन B है जो क्या है, सही है। देखिए दोनों प्रतिरोध क्या में है, तो गुना में है, ऊपर दोनों प्रतिरोध क्या है, तो प्लस में है, ठीक है। यानी ये दो प्रतिरोध, ये सूत्र जो काम करेगा सिर्फ दो प्रतिरोध के लिए करेगा। यदि तीसरा प्रतिरोध को याद आता है तो हमको इसी फार्मूला को लगाना होगा, इसी में लगा देंगे 1/R/3, ठीक है। यानी दो प्रतिरोध रहेगा तब इसको लगाना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आशा करते होंगे कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो कहा गया है यहाँ पे कि दूरदृष्टि वाला, यदि किसी व्यक्ति को यदि दूरदृष्टि है, यानी कि दूरदृष्टि का रोग है, तो वो जो है किस वस्तु को साफ से देख सकता है, यानी कितना दूर पे यदि वस्तु रखा जाए तो वो साफ से क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोला गया है आपको कि दूरदृष्टि, किसी को मान लिया कि कोई जो है दूरदृष्टि से क्या है, पीड़ित है, ठीक है ना। दूरदृष्टि से यदि पीड़ित है तो वो कितना दूरी तक के वस्तु को क्या करेगा, देख सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन में दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र, ठीक है, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आपको, ऑप्शन ए में दिया गया है आपको, ऑप्शन ए में दिया गया है आपको निकट की वस्तु के, ठीक है, यानी ऑप्शन ए में दिया है निकट की वस्तु, बी में दिया है आपको दूर की वस्तु, बी में क्या दिया है दूर की वस्तु, और सी में आपको दिया है केवल छोटी वस्तुओं को, सी में ऑप्शन आपको दिया है केवल छोटी वस्तुओं को, ठीक है, केवल छोटी वस्तुओं को, ठीक है, और डी में आपको दिया है नन, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए अथी जो है दूरदृष्टि से पीड़ित है, तो दूरदृष्टि से पीड़ित है तो वो कितना दूर पर यदि वस्तु रखा जाए, यानी कितना दूर तक को अधिकतम वो साफ साफ देख सकता है। तो देखिए ऐसे सिंपल वे में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है दूरदृष्टि दोष से पूछता है और निकट दृष्टि दोष से पूछता है, तो हम दोनों दोष को समझा देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए दूरदृष्टि दोष बोलेगा ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिए दूरदृष्टि दोष यदि बोलता है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष, तो याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष यानी कि इसमें जो है क्या होगा कि दूर कहेगा तो दूर के वस्तु को देख सकता है, ठीक है, दूर कहेगा तो दूर के वस्तु के साफ साफ देख सकता है, दूर के वस्तु को ये क्या कर सकता है तो साफ साफ देख सकता है, ठीक है, आपको याद रहेगा। यानी दूरदृष्टि दोष कहे तो दूर के वस्तु के साफ साफ देख सकता है। और इसमें आप बताइएगा कि यदि कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको जो उपचार किया जाता है तब कौन लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि दूरदृष्टि दोष से यदि कोई पीड़ित है तो उसका मान लिया जाए उपचार किया जाएगा तो वो उसको जो है कौन सा लेंस का चश्मा दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का दिया जाता है, दूरदृष्टि दोष में कौन लेंस दिया जाता है उत्तल लेंस दिया जाता है, ठीक है। आपको याद रहेगा यहाँ पे कि दूरदृष्टि दोष में कौन लेंस दिया जाता है तो उत्तल लेंस दिया जाता है। दूरदृष्टि में हम लोग किस वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं तो दूर की वस्तुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम निकट के बारे में समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, क्योंकि ये भी कोई एग्जाम में पूछ देता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष यदि कहेगा तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम लोग निकट के तो वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है, निकट के वस्तु को इसमें हम क्या करेंगे देख पाएंगे, ठीक है ना। यानी जो निकट के वस्तु रहेगा उसको हम क्या करेंगे देखेंगे, लेकिन जो दूर के वस्तु होगा उसको हम लोग साफ साफ नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। और दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर के वस्तु को साफ साफ देखते हैं और निकट के वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं। उसको में कौन लेंस का उपयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में जो उपयोग किया जाता है किसका उपयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का, ठीक है। आपको याद रहेगा कि निकट यदि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है तो निकट कहेगा तो अवतल, दूर कहेगा तो देखिए दूर उर यानी दूर उर यानी कि दूर से दूर और से उर यानी उत्तल लेंस, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे। तो आगे क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि हमारे घरों में जो विद्युत धारा की आपूर्ति की जाती है वह कितना है, ठीक है। ये बहुत बार छपने वाला ये क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में छपता है क्वेश्चन कि विद्युत धारा जो है हमारे घर में कितना अथी पे सप्लाई होता है, कितना वोल्ट पे सप्लाई होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और ये जो धारा होता है किस प्रकार का धारा हमारे घर में सप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि हमारे घरों में, ठीक है, हमारे घरों में, ठीक है, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, विद्युत आपूर्ति की जाती है, ठीक है, जाती है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया है 220 वोल्ट दृष्ट धारा, 220 वोल्ट दृष्ट धारा, ठीक है, दृष्ट धारा। ऑप्शन बी में यहाँ पे आपको दिया गया है 220 वोल्ट, बी में दिया गया है 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, ठीक है। और यहाँ पे सी में आपको दिया गया है 12 वोल्ट दृष्ट धारा,
12 वोल्ट दृष्ट धारा, ठीक है। और डी में आपको यहाँ पे दिया गया है नन ऑफ दिस, डी में क्या दिया गया है, नन ऑफ दिस दिया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हमारे घर में जो सिंपल वे में हम लोग के घर में जो बिजली आती है, कितना वोल्ट की बिजली आती है, कौन से धारा से आती है। तो आपको पता होगा कि जो धारा जो होता है दो प्रकार का होता है, एक एसी और एक डीसी, जिसको हम लोग कौन धारा बोलते हैं, जो दृष्ट धारा होता है उसको हम डीसी बोलते हैं, और प्रतिवर्ती धारा को हम लोग कौन बोलते हैं, तो एसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे घर में विद्युत धारा की आपूर्ति की जाती है, यानी विद्युत धारा हमारे घर में कितना अधिक वोल्ट का आता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे घर में सप्लाई होता है वो 200 कितना होता है, तो 220 वोल्ट, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा का क्या होता है, हमारे घर में सप्लाई होता है। याद रहेगा आपको कि हमारे घर में जो है कितना अति वोल्ट का विद्युत धारा जो है अति आता है, तो 220 वोल्ट विद्युत धारा। कैसा विद्युत धारा आता है, तो प्रतिवर्ती विद्युत धारा आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आशा करते होंगे कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया आपको, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है, कोयला एवं पेट्रोलियम, शायद ये पिछले वीडियो में हम करवा दिए थे, है ना, कैल्शियम के ये भी करवा दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम तो कहा गया है कि मेंडल अपने प्रयोग में किस पौधा को चयन किए थे। तो ये भी क्वेश्चन हम बायोलॉजी वाला पार्ट में पढ़ाए हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेंडल जो है अपने प्रयोग किए थे, तो सबसे पहले कौन पौधा पे प्रयोग किए थे। तो हम बताए थे कि वो जो सबसे पहला प्रयोग किए थे किस पे किए थे, तो मटर के पौधा पे किए थे। यदि आप हमारे बायोलॉजी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वहाँ जाकर के आप बायोलॉजी वाला वीडियो को क्या कीजिए, जितना 3 चैप्टर तक पढ़ाया हुआ है उसको जाकर के आप देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कहा गया कि कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह से ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, क्वेश्चन क्या बोला गया कि कौन सा ऐसा रक्त समूह है, ठीक है ना, जो सभी रक्त समूह से ले सकता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा रक्त समूह, ठीक है, कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह से, सभी रक्त समूह से ले सकता है, ले सकता है। चलिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन में यहाँ दिया गया है ए बी दिया गया है, फिर दिया गया है बी में ओ दिया गया है, और सी में दिया गया है, सी में आपको दिया गया है ए, और डी में आपको दिया गया है बी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कहा गया कि कौन सा रक्त समूह ऐसा है जो जितना भी रक्त समूह है उस सब से क्या कर सकता है, तो रक्त को ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वैसा रक्त समूह जो है कौन है, ए बी है। इस सभी रक्त समूह से रक्त को क्या कर सकता है, ले सकता है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि कौन सा ऐसा रक्त समूह है, कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सर्वदाता होता है, यानी सभी को दे सकता है। तो याद रखिएगा कि जो वो रक्त समूह होता है वो सर्वदाता होता है, यानी सभी को क्या कर सकता है, तो रक्त वो डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको याद रहेगा ताकि कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो क्या कर सकता है, तो सभी रक्त समूह से रक्त को ले सकता है। तो कौन है, ए बी है। और सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो ओ को बोला जाता है, ओ रक्त समूह के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे कहा गया है कि देखिए यहाँ पे आगे कहा गया मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। ये शायद हम पढ़ा दिए थे, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, ये पढ़ा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा सवाल है। चलिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बोला गया है कि पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया कि पादप हार्मोन, ठीक है, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है, का उदाहरण कौन है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीन, ए में दिया गया है ऑक्सीन, ठीक है, और बी में दिया गया है, बी में आपको दिया गया है, बी में दिया गया आपको एंड्रिलीन, ठीक है, एंड्रिलीन, ठीक है, एंड्रिलीन। सी में दिया गया है, सी में आपको दिया गया है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और डी में दिया गया आपको नन ऑफ दीज, ठीक है।
चलिए अब यहाँ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन जो है एक प्रकार के पादप हार्मोन है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है, क्वेश्चन ये बोला है। ऑप्शन आपको दिया है, ए में ऑक्सिन दिया है, बी में एंड्रिलिन दिया है, सी में टेस्टोस्टेरोन दिया है और डी में नॉन ऑफ दीज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पादप हार्मोन जो है कौन है, तो ऑक्सिन है। क्या है, ऑक्सिन है। आप यहाँ पे क्वेश्चन बताइएगा कि जो पादप हार्मोन है कितने प्रकार का होता है, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होता है। तो याद रखिएगा कि पादप हार्मोन जो होता है, पादप हार्मोन जो होता है, पादप हार्मोन मुख्यतः जो होता है 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप और बताइएगा पादप हार्मोन से रिलेटेड कि कौन सा ऐसा जो हार्मोन है जो फल को पकने में मदद करता है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फल को पकने में क्या करता है, मदद करता है। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में छापें, क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी वीडियो में हम रिपीट कराए हैं और पिछले वीडियो जितना बायोलॉजी के हम 3 चैप्टर तक पढ़ाए हैं उसमें भी हम किए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग छापिए इसको में आंसर कॉमेंट बॉक्स में कि जो पौधा में कौन सा ऐसा हार्मोन पाया जाता है जो फल को पकने में मदद करता है। ठीक है, तो आपको बताए थे, क्या बताए थे, तो एथिलीन जो था, एथिलीन जो था क्या करता है, तो पौधों को पौधा में जो फल लगता है उसको पकने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कहा गया टेस्टोस्टेरोन, इसके बारे में भी हम बताए थे। टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का पुरुष हार्मोन है। ये किस में पाया जाता है, तो पुरुष में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार के पुरुष हार्मोन है। ठीक है, यानी इतना बार एक ऑप्शन को अच्छी तरीके से समझ लेना है ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। चलिए यहाँ पे अब आगे क्वेश्चन बोला गया है, ये क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, आशा करते होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब कहा गया कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हमारे लार ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया कि कौन सा ऐसा एंजाइम जो है लार ग्रंथि में पाया जाता है। क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में, ठीक है, यानी निम्न में कौन सा एंजाइम कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, लार में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि पेनिसिलिन दिया गया है, बी में दिया गया है, आपको बी में दिया गया है टाइलिन, बी में क्या दिया है, तो टाइलिन दिया है। ठीक है, और सी में आपको दिया है, सी में दिया है ट्रिप्सन। ठीक है, ट्रिप्सन, और डी में आपको दिया गया है, डी में दिया गया है नन। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या कहा गया है कि लार ग्रंथि में, यानी कौन सा ऐसा एंजाइम जो है लार ग्रंथि में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, पेनिसिलिन दिया गया है, टाइलिन दिया गया है, ट्रिप्सिन दिया गया है और नन ऑफ दिस दिया गया है। तो याद रखिएगा कि जो लार ग्रंथि में पाया जाता है वो कौन पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। लार ग्रंथि में कौन पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। आपको याद रहेगा कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार ग्रंथि में जो है टाइलिन पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहा गया कि निम्न में से कौन एक लेंस सूत्र है। ठीक है, लेंस सूत्र आपको आवरी चुनना है, यानी ये फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लेंस सूत्र आपको पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे क्या पहचानना है, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र होता है। क्वेश्चन दिया गया कि लेंस सूत्र होता है। ऑप्शन है आपके पास कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन बी में है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और ऑप्शन यहाँ पे सी में है 1/v बराबर 1/u माइनस 1/f। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में आपको यहाँ है नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर क्या है, डी में नन ऑफ दीज है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि लेंस सूत्र इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले यदि आप दर्पण सूत्र समझ लेते हैं तो लेंस सूत्र ऑटोमेटिक याद रहेगा आपको, क्योंकि लेंस सूत्र दर्पण सूत्र में जरी से सिर्फ प्लस माइनस का चेंजिंग कर देते हैं तो क्या आ जाता है, तो लेंस सूत्र आ जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र आप पढ़े होंगे, तो दर्पण सूत्र में क्या बताया गया है कि 1/f जो होता है, कि 1/f जो होता है 1/v प्लस 1/u के क्या होता है,
बराबर होता है। ये दर्पण सूत्र कहता है। और दर्पण सूत्र जब आपको याद है तो कुछ नहीं करना है लेंस सूत्र में। लेंस सूत्र में बाकी सब यही रहेगा, जो यहाँ 1/v आप प्लस यहाँ लिखे वहाँ सिर्फ क्या लिख दीजिएगा, माइनस लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिख देना है, सिर्फ माइनस लिख देना है। तो ये कौन सूत्र निकल जाएगा, लेंस सूत्र निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम लेंस सूत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको चुनना है कि लेंस सूत्र कौन है। तो लेंस सूत्र में देखिए क्या आ गया है, माइनस आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है, लेंस सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए कौन क्या है, लेंस सूत्र है। साथ साथ आपको दर्पण सूत्र भी कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि द्विअवतल लेंस को क्या कहा जाता है, यानी किसे हम लोग द्विअवतल लेंस कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि द्विअवतल लेंस कहा जाता है, किसको कहा जाता है। क्वेश्चन है कि द्विअवतल, ठीक है, द्विअवतल लेंस, द्विअवतल लेंस किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन में ए में आपके पास है अपसारी लेंस को, अपसारी लेंस को। ठीक है, अपसारी लेंस को। बी में आपको है अभिसारी लेंस को, अभिसारी लेंस को। ठीक है, और ऑप्शन सी में आपको दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है दोनों लेंस को। ठीक है, दोनों यहाँ पे दिया गया है। और डी में दिया गया है नन ऑफ दीज। डी में क्या दिया गया है, नन ऑफ दीज दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेंस और दर्पण में जो ये होता है अवतल उत्तल का खेल, ये थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा लेंस में जो हम लोग बोलते हैं द्विअवतल लेंस हम लोग बोलते हैं, अपसारी लेंस को बोलते हैं। कौन लेंस को बोलते हैं, तो अपसारी लेंस को बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रहेगा कि द्विअवतल लेंस किस लेंस को कहा जाता है, तो अपसारी लेंस को कहा जाता है, या अवतल लेंस को हम जिसको बोल सकते हैं कि अवतल लेंस को ही क्या कहा जाता है, तो अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अवतल लेंस को कौन लेंस कहा जाता है, तो अपसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप सारी अभिसारी कहने का अर्थ क्या हुआ, तो आप सारी कहने का मतलब हुआ कि किरण को ये क्या करेगा, तो इसको पे जब किरण इस लेंस पे पड़ेगा तो किरण को क्या करेगा, फैला देगा, यानी चारों तरफ क्या करेगा, फैला देगा। लेकिन अभिसारी का क्या होता है अर्थ, अभिसारी का मतलब हुआ कि जब इसको पे प्रकाश के किरण जो है पड़ेगा तो ये एक जगह क्या कर लेता है, फोकसित कर देता है, यानी एक जगह पे ये फोकस देता है। लेकिन ये हम लेंस में जान गए कि लेंस में अपसारी किसको बोलते हैं, तो अवतल लेंस को बोलते हैं, और अभिसारी किसको बोलते हैं, तो उत्तल लेंस के बोलते हैं। यदि हमको से दर्पण में पूछ देता कि आप बताइए कि दर्पण में, ठीक है, दर्पण की हम बात कर रहे हैं, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, दर्पण की, दर्पण में अपसारी लेंस की अति दर्पण सॉरी दर्पण में किसको अपसारी दर्पण बोलेंगे। तो याद रखिएगा, यदि दर्पण में अपसारी के बात करें, ठीक है, अपसारी के बात करें तो किसको बोलेंगे, उत्तल के। दोनों उल्टा होता है, इसीलिए बोलते हैं कि लेंस और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। यदि अपसारी का है किसमें, दर्पण में, तो याद रखिएगा कि उत्तल को, उत्तल दर्पण को, सॉरी यहाँ लेंस लिखा गया है, दर्पण होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अभिसारी कहेगा, दर्पण में पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो अभिसारी दर्पण में बोलेगा अभिसारी, तो याद रखिएगा कि अभिसारी दर्पण हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण को बोलते हैं। कौन दर्पण को बोलते हैं, अवतल दर्पण को बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आशा करते होंगे कि यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है सब 1 लाख का क्वेश्चन है। देखते हैं कि कौन 1 लाख जीतते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 1 लाख का क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे कहा गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। क्वेश्चन बोला गया कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, क्या होती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे दिया है, ए में दिया है धनात्मक, ए में क्या दिया है, धनात्मक, बी में दिया है ऋणात्मक, बी में ऋणात्मक। ठीक है, और सी में आपको दिया है शून्य, सी में क्या दिया है, शून्य, और डी में दिया है नन ऑफ दीज, डी में क्या दिया है, नन ऑफ दीज दिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमको से क्या बोला है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, यानी उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है क्या होता है। तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो धनात्मक होता है। यदि उत्तल लेंस की जगह पे हमको बोल देता कि अवतल लेंस का जो क्षमता होता है क्या होता है, तो याद रखिएगा कि अवतल लेंस का जो क्षमता होता है, अवतल लेंस का, ठीक है, अवतल लेंस का क्षमता होता है ऋणात्मक,
अवतल लेंस का क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ तक आशा करते होंगे कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन यदि पूछ दे कि उत्तल लेंस का क्षमता तो बोलेंगे धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता तो ऋणात्मक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये बार बार एकदम बोर्ड में छापने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार ये 10वां के जब आप बोर्ड की एग्जाम दीजिएगा तो फिजिक्स में ये क्वेश्चन परावर्तन से मिल जाए या अपवर्तन से मिल जाए, जरूर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्रकाश अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं, कितने नियम है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में दे देगा यहाँ पे ए में दे देगा 4, बी में दे देगा 3 और सी में दे देगा 2 और डी में दे देगा 5। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमको से क्या बोला कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितना है, तो 2 है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2। प्रकाश के अपवर्तन बोले या प्रवर्तन बोले, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन बोले या प्रवर्तन बोले, दोनों के लिए 2 ही लाना है। याद रहेगा आपको कि प्रकाश के अपवर्तन के भी बोले तो 2 ये बोलेंगे, अपवर्तन भी बोले तो 2 ये बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया कि निम्न कौन सा रंग है जो खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। यानी आप लोग जैसे रेलवे स्टेशन या जेब्रा क्रॉसिंग पार करते होंगे तो देखते होंगे रेड लाइट, फिर हरा लाइट और पीला लाइट। तो इनमें से ये तीनों लाइट में से कौन सा ऐसा लाइट है जो खतरे के निशान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि कौन सा रंग, ठीक है, कौन सा रंग खतरे, ठीक है, खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है, सिग्नल में उपयोग होता है। यहाँ पे ही क्वेश्चन बोला गया है। चलिए ऑप्शन में आपको दे दिया है पीला, ऑप्शन में पहला में क्या दिया है, पीला, बी में दिया है लाल, बी में क्या दिया है, लाल, और सी में क्या दिया है, हरा, और डी में क्या दिया है, तो डी में दिया नन ऑफ दीज। ये तो चौथा पांचवा वाला लाइकन बता सकता है कि जो खतरा के रूप में कौन सा लाइट के हम लोग प्रयोग करते हैं। तो खतरा के रूप में हम लोग जो कौन सा लाइट का प्रयोग करते हैं, तो लाल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे रेलवे स्टेशन पर समानता इस प्रकार से कुछ लगा हुआ होता है, एक बोर्ड की तरह, इसको में 3 गो लाइट रहता है। ठीक है, ऊपर में रहता है रेड, फिर येलो और फिर क्या रहता है, ग्रीन रहता है। इस प्रकार से खड़ा रहता है। तो आप देखे होंगे कि ऊपर जो रहता है कौन सूचित करता है, रेड, यानी रेड जैसे ही बढ़ता रहेगा तो समझिएगा खतरा का निशान है। येलो यानी आप इंतजार कीजिए। ठीक है, येलो का मतलब क्या होता है, इंतजार कीजिए। ग्रीन के मतलब यानी ग्रीन सिग्नल मिल गया, यानी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा खतरे के रूप में किस रंग का हम लोग उपयोग करते हैं, तो लाल रंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया कि विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर जो है कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यानी एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में किस रूप में वो कन्वर्ट करती है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है कहा गया है कि कौन विद्युत मोटर जो है प्रवर्तित करता है। सिर्फ ये क्वेश्चन बोला गया कि विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बी में कहा गया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी में कहा गया विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिकी ऊर्जा में। सी में कहा गया आपको दोनों, सी में कहा गया दोनों, और डी में बोला गया नन ऑफ दीज। डी में क्या बोला गया, नन ऑफ दीज। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि विद्युत मोटर जो है कौन सी ऊर्जा को कौन ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको आएगा, एक विद्युत मोटर से आता है और एक विद्युत जनित्र से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि विद्युत मोटर बोले, ठीक है, मोटर कहे तो मोटर कहेगा ना,
तो याद रखिएगा, मोटर यदि बोले आपसे कि विद्युत मोटर जो है कौन ऊर्जा से कौन ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो सिंपल वे में आप सोचिएगा, इसको रटिएगा तो याद नहीं रहेगा। सिंपल वे में सोचिएगा कि हम मोटर जब मोटर का प्रयोग करते हैं, जैसे घर उर में सिंपल मोटर हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसको में हमको क्या देना पड़ता है, करंट देना पड़ता है। तो करंट को हम लोग कुछ बोलते हैं, यानी विद्युत बोलते हैं, विद्युत। आई फिर कोई काम करने लगता है, मोटर जो है कोई काम करता है, जैसे देहात वहात में देखते होंगे सिंपली कुट्टी से काटा जाता है, तो ये कौन ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में। कोई काम करेगा यानी यांत्रिक काम करेगा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा से कौन ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, यांत्रिक ऊर्जा में। तो याद रखिएगा कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को कहा कि विद्युत को कुछ किया, लिया और कौन ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। यानी विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करता है और यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हमको क्वेश्चन यही बोला था कि विद्युत ऊर्जा जो है कौन ऊर्जा को थी कौन ऊर्जा में चेंज करता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत मोटर जो है क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब आपको से पूछ दे कि विद्युत जनित्र, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा स्टार पॉइंट मार के, कि विद्युत जनित्र जो है ये किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर छापिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है छापने वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 7 करोड़ का क्वेश्चन है। इसका आंसर कौन देते हैं, तो हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप छापिए कि विद्युत जनित्र जो है किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे हम आपको बताएं कि विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो उसी प्रकार से आप बताइए कि विद्युत जनित्र जो है कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये विद्युत से रिलेटेड यानी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो चैप्टर है, कोई क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। आप मॉडल पेपर भी देखिएगा तो मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन बार बार 2021 के एग्जाम में भी पूछा था और 2020 के एग्जाम में भी पूछा था, ठीक है, और उसके पिछले ईयर में भी पूछा था। तो यानी कि ये क्वेश्चन जो है बार बार ये क्या होता है, तो रिपीट करता है, यानी बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। कहा गया है कि किसी चालक यानी कोई एगो चालक है जिसका प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि किसी चालक, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है चालक की लंबाई पर। ऑप्शन ए में दिया गया है चालक की लंबाई पर, ठीक है। और ऑप्शन बी में आपको दिया गया है, बी में क्या दिया गया है कि चालक की प्रकृतिक पर, ठीक है। बी में क्या दिया है, तो चालक के प्रकृति पर, ठीक है, चालक के प्रकृति पर। और सी में आपको दिया गया है इस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला गया, डी में बोला गया सभी, डी में क्या बोला गया, सभी। ये क्वेश्चन को आप जरा एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। कहा गया कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक चालक है, इसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के मतलब जैसे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है, तो इसको रोकने वाला विद्युत धारा के जो होगा वही प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। विद्युत धारा में जो कुछ रुकावट उत्पन्न करेगा वो प्रतिरोध कहलाता है। तो वही कहा गया कि मान लेते कि प्रतिरोध जो है किस बात पर निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध के लिए कौन कौन से बात है प्रतिरोध के लिए आवश्यक है। तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध जो है पहला चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, ऑप्शन दिया गया है, तो बात सही है, प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी में दिया गया कि चालक की प्रकृति पर, यह भी बात सही है, यानी प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। फिर कहा गया कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो यह भी बात सही है कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या करता है, तो डिपेंड करता है। यानी ऑप्शन जो आपको यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी सभी। याद रहेगा, कहेगा
क्वेश्चन ये कभी कभी 2 अंक में भी दे देता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, लिखें। ठीक है, यदि इस तरीका से यदि 2 अंक में देता है तो लिखेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, और क्या बोलेंगे कि चालक की लंबाई पर निर्भर करता है पहला, दूसरा चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है, और तीसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि ऑब्जेक्टिव में देगा तो 3 बात देखना ही है। जैसे ही प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है कि 3 बात आना चाहिए, लंबाई, प्राकृतिक और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बोला गया कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। हम जब आपको विद्युत के न्यूमेरिकल पढ़ाए थे, शायद 10 या 15 न्यूमेरिकल हम करा दिए हैं, पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा यदि आप हमारे न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो उसमें हम बताए थे कि 1 कूलम जब आवेश प्रवाहित होता है किसी चालक तार में तो उसमें कितना जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, यदि मान लिया जाए कि किसी चालक में हम 1 कूलम आवेश दे रहे हैं तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो क्या होगा, जाएगा, यानी एक बार में कितना इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। ये हम न्यूमेरिकल जब पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके देखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी विद्युत से पूछता है 10वां के एग्जाम में 1 या 2 गो, तो न्यूमेरिकल इसीलिए हम करवा दिए हैं। कुछ जो न्यूमेरिकल बचा हुआ है उसको भी हम जल्द ले आएंगे। ठीक है, जल्द अगले या 2-3 दिन के बाद मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में अब क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन में बोला गया कि 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्वेश्चन बोला गया है कि यदि 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित करते हैं किसी चालक से, 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है कि 6.25 गुने 10 के पावर 18। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है कि 6.25 गुने 10 के पावर 25। ऑप्शन सी में दिया गया है 6.25 गुने 10 के पावर 20। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया गया नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कि जब हम किसी चालक है, मान लीजिए कोई एगो चालक है, एरा में हम 1 कूलम आवेश दिए, ठीक है, 1 कूलम आवेश इसमें क्या किए, दिए, तो 1 कूलम आवेश हम जब इसमें देंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन के कुल संख्या जो होगा कितना होगा, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम आवेश में उपस्थित होता है। याद रहेगा कि 1 कूलम आवेश जब हम किसी चालक में देंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें क्या होगा, तो प्रवाहित होगा। ठीक है, क्या होगा, तो प्रवाहित होगा। आशा करें कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि किस देश को पावनों का देश कहा जाता है, यानी कौन सा ऐसा देश है, पावन का मतलब यहाँ हुआ हवा, यानी कौन सा ऐसा देश है जिसको हवाओं का देश कहते हैं या पावनों का देश कहते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ये चैप्टर आपको 8 से है, ठीक है, पर्यावरण से ही रिलेटेड है। कहा गया है कि पावनों का देश, ठीक है ना, किस देश को पावनों का देश कहा जाता है, पावनों का देश कहा जाता है, देश कहा जाता है। कौन सा ऐसा देश है जिसको पावनों का देश हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपको, ऑप्शन ए में दिया गया है भारत, बी में दिया गया है जापान, बी में दिया गया है जापान, सी में दिया गया है डेनमार्क और डी में दिया गया है चीन, डी में दिया गया आपको चीन। चलिए, पावनों का देश किस देश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो पावनों का देश है वो किसको हम लोग बोलते हैं, तो डेनमार्क को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पावनों का देश, तो डेनमार्क का देश, यानी डेनमार्क को कहते हैं। कौन सा ऐसा देश है जिसको पावनों का देश बोलते हैं, तो डेनमार्क। ठीक है, अच्छा बताइएगा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से, ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा ऐसा देश है जो प्रथम स्थान पे आता है, तो कहिएगा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो ये है चीन है जो है फर्स्ट स्थान पे आता है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सेकंड स्थान पे कौन आता है, तो आपका इंडिया आता है, यानी हमारा इंडिया आता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहा गया कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है। आप लोग फटाफट इसको एकदम आंसर छापिएगा। अच्छा, आप लोग एक सूत्र और बताइएगा जो बार बार पूछता है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र
आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जरूर छापिए। हम यहाँ क्लोरोफॉर्म के करवा देते हैं। आप लोग धोवन सोडा जो है, यदि वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जरूर इसका आंसर छापिएगा कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसको में कंजूसाई नहीं करना है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर को छापना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये कहा गया है, क्या होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में दिया गया है कि C3, ठीक है, C3H8OH। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है। बी में दिया गया है CHCl3, ठीक है, और सी में दिया गया है CO2, डी में दिया गया है NO2। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, कहा गया कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, तो CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CHCl3 होता है। आप लोग इसका आंसर जरूर छापिए, धोवन सोडा। ठीक है, धोवन सोडा, इसका रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए यदि वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, और एक छापिएगा आप धोवन सोडा के साथ साथ खाने वाला सोडा का आप लोग नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, है ना, यानी बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा के भी आप लोग रासायनिक सूत्र कमेंट बॉक्स में छापिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो आपको यदि एलिमेंट से रिलेटेड यदि कोई भी वीडियो चाहिए तो बोलिएगा, एलिमेंट से रिलेटेड ऐसे अपलोड हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि लोहे क्यों, ठीक है, लोहे के परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या होता है। ठीक है, लोहे के परमाणु संख्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है 28, बी में दिया है आपको 26, सी में दिया है आपको 25 और डी में दिया है 24। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि लोहा के जो परमाणु संख्या होता है क्या होता है, लोहा के परमाणु संख्या होता है 26। लोहा के परमाणु संख्या क्या होता है, 26 होता है। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा सोना के परमाणु संख्या आप लोग बताइए। सोना के परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, सोना यानी सोने वाला सोना नहीं जो हम लोग पहनते हैं, यानी उस सोना की हम बात कर रहे हैं। सोना के परमाणु संख्या प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर छापिए। आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या बोला गया है, आगे यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो एकदम सबके मुंह पर रहता है। ठीक है, कौन सा ऐसा धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। यानी क्वेश्चन कहा गया है कि किस धातु को आसानी से चाकू से, ठीक है, चाकू से काटा जा सकता है, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है सोडियम, बी में दिया गया है लिथियम, और सी में दिया गया है दोनों, और डी में दिया गया है आपको, नन। डी में क्या दिया गया है, नन दिया गया है। ठीक है, बोर फील तो नहीं हो रहा होगा क्योंकि एग्जाम आ रहा है, अब तो एग्जाम आ रहा है तब तो ऑब्जेक्टिव देखना ही पड़ेगा। कहा गया क्या कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, यानी कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ऐसा जो धातु के संख्या है कितना है, 3 है। कौन कौन है, तो याद रखिएगा कि सोडियम, बात सही है, सोडियम है, इसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। लिथियम को भी आसानी से चाकू से काट सकते हैं, यानी इसको में जो आंसर होगा सी होगा, यानी दोनों होगा। ठीक है, एक धातु और है, वो धातु कौन है जो जरूर आप कमेंट बॉक्स में छापिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हम आपको लिए छोड़ेंगे, तब तो आप वीडियो को देखिएगा, नहीं देखिए कहाँ से सारा चीज़ बता ही देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में छापिए, ऐसे हम वीडियो सब के लाएंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड है प्रायः कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। क्वेश्चन ये बोला गया है, धातु के ऑक्साइड प्रायः कैसा होता है,
क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे कि धातु का जो ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड प्रायः होता है, प्रायः होता है, ठीक है, होता है। ये क्वेश्चन बोला गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है क्षारीय, बी में दिया गया है अम्लीय, बी में दिया गया है अम्लीय, सी में दिया गया है दोनों, और डी में दिया गया है नन ऑफ दीज, ठीक है। डी में क्या दिया गया है, तो नन ऑफ दीज दिया गया है। चलिए अब हम यहाँ पे आपको आंसर बताते हैं कि जो धातु के जो ऑक्साइड होता है प्रायः कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। आपको याद रहेगा कि धातु का ऑक्साइड प्रायः कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धातु का ऑक्साइड प्रायः कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। और इसके बाद जो आधातु का ऑक्साइड होता है, आधातु के जो ऑक्साइड होता है प्रायः कैसा होता है, तो अम्लीय होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, अब मिलेंगे कल, ठीक है, यानी अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है। अब मात्र 10 से 15 क्वेश्चन आपको बचा हुआ है, 10 से 15 क्वेश्चन हम जल्द ही करवा देंगे। बस कल ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो साइंस का जितना ऑब्जेक्टिव है जो। तो चलिए आप जाने का आप इजाज़त दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा इतना काफ़ी हो गया आपके लिए, इतना याद करना, इतना नोट्स बनाना। चलिए, थैंक यू।